आज हम भारतीय राजनीति के एक बेहद दिलचस्प और कह सकते हैं प्रभावशाली शख्स पर बात करेंगे, शरद पवार। उनके जीवन और राजनीतिक सफर पर एक गहरी नजर। जी। हमारे पास उनकी कहानी बयान करने वाला एक विस्तृत लेख है और हम उसमें से सबसे जरूरी बातें निकाल कर लाएंगे। बिल्कुल। शरद पवार का नाम आते ही रणनीति, पावर पॉलिटिक्स, ये सब दिमाग में आता है। हाँ, वाकई उनकी कहानी किसी राजनीतिक थ्रिलर जैसी है। इसमें संघर्ष है, सत्ता है, विवाद है और जबरदस्त चतुराई भी। बिल्कुल सही। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सोचिए, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी सिर्फ 38 साल की उम्र में। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है जिसने सबको चौंका दिया था। ये हुआ कैसे था? देखिए, वो बारामती के एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन छात्र राजनीति से ही उनका रुझान साफ था। अच्छा। 1967 में विधायक बने और फिर 1978 में सबसे युवा मुख्यमंत्री। उन्हें तब महाराष्ट्र's यंग टर्क कहा जाता था। ये उनकी महत्वाकांक्षा और जमीनी पकड़ दोनों को दिखाता है। और उनका प्रभाव सिर्फ मुख्यमंत्री पद तक ही तो सीमित नहीं रहा, है ना? महाराष्ट्र में कृषि और सहकारिता, इसमें उनका नाम बहुत बड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्हें महाराष्ट्र में कृषि और सहकारिता का एक तरह से मसीहा माना जाता है, खासकर चीनी मिलें और सहकारी बैंक। वो नेटवर्क जो उन्होंने खड़ा किया। जी बिल्कुल। उस नेटवर्क को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए, पहले रक्षा मंत्री, फिर कृषि मंत्री। हाँ, यूपीए सरकार में 2004 से 14 तक। जी। उस दौरान भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में उनकी भूमिका अहम थी। रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ उनके कार्यकाल में। इसके पीछे उनकी नीतियां थी। एक और बात जो हमेशा उनके बारे में कही जाती है, वो है उनकी हर विचारधारा के नेताओं से संवाद बनाए रखने की कला। ये कैसे मुमकिन होता था? क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग थी? देखिए, ये उनकी राजनीति का एक बहुत खास पहलू है। कांग्रेस हो, एनडीए हो, कोई भी मोर्चा हो, वो हमेशा बातचीत के टेबल पर मौजूद रहते थे। आप इसे कुशल नेटवर्किंग कह सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई बार उन्होंने बिल्कुल विपरीत ध्रुवों को साधा। ऐसे समीकरण बनाए जो लगते थे कि बन ही नहीं सकते। हाँ, ये तो है। तो ये दिखाता है कि उनकी रणनीति सिर्फ सत्ता समीकरण तक नहीं थी, बल्कि मुद्दों पर शायद आम सहमति बनाने की कोशिश भी झलकती थी। हाँ। ये अलग बात है कि आलोचक इसे अवसरवादिता भी कहते हैं। लेकिन जहां इतनी शक्ति और इतना प्रभाव हो, वहां विवाद भी तो साथ चलते हैं। वो बारामती मॉडल जिसकी इतनी चर्चा होती है। हाँ, सहकारी आंदोलन वाला। जी, खासकर चीनी और दुग्ध सहकारिता का नेटवर्क। उसी पर बाद में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी तो लगे। बिल्कुल, आरोप तो कई लगे। जैसे वो 1999 में जब उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस छोड़ दी और एनसीपी बनाई। जी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसे कई लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कदम माना। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी सत्ता संघर्ष का नतीजा था। अच्छा। फिर कृषि मंत्री रहते हुए भी प्याज और चीनी की कीमतें जब बढ़ीं, तो उन पर सट्टेबाजी और मिल मालिकों का पक्ष लेने के आरोप लगे। तो हाँ, विवाद उनके करियर का हिस्सा रहे। और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी भूमिका, वो तो हमेशा ही केंद्र में रही। उन्हें अक्सर सत्ता का किंग मेकर कहा जाता है। ये छवि कैसे बनी? ये छवि बनी उनकी समीकरण साधने की क्षमता से। महाराष्ट्र में कई बार सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत पड़ी। मतलब उनके बिना सरकार नहीं बन सकती थी? कई मौकों पर ऐसा हुआ, और वो हमेशा ऐसी स्थिति बना लेते थे कि उनकी अहमियत बनी रहे। इसीलिए कुछ लोगों ने इंडियाज पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं। और विरोधी उन्हें अपॉर्चुनिस्ट नंबर 1 भी कहते हैं। तो ये दिखाता है कि वो सत्ता के खेल के कितने माहिर खिलाड़ी माने जाते रहे। इन राजनीतिक दांव पेचों के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ और भी किस्से हैं जो थोड़े चौंकाने वाले हैं। उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाते हैं। हाँ, जरूर। जैसे उन्हें कैंसर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बात सालों तक गुप्त रखी और राजनीति, चुनावी रैलियां सब जारी रखा। सच में? ये तो कमाल का जुझारूपन है। बिल्कुल। या फिर वो 2008 के मुंबई आतंकी हमले, उस समय वो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले नेताओं में से थे। ये संकट के समय उनकी सक्रियता दिखाता है। और राजनीति से हटकर भी उनका प्रभाव रहा, क्रिकेट में भी। हाँ, बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष भी रहे। तो क्रिकेट प्रशासन में भी उनकी मजबूत पकड़ थी। तो आखिर उनकी राजनीति का सार क्या माने? उनका स्टाइल क्या था? देखिए, कहा जाता है कि वो सत्ता से बाहर रहते हुए भी सत्ता में रहने की कला जानते थे। अच्छा, ये कैसे? मतलब बदलते समीकरणों को भांप लेना,
सही समय पर सही चाल चलना और अपनी जमीनी पकड़ को कभी कमजोर न होने देना, शायद यही उनके इतने लंबे राजनीतिक सफर का राज है। तो शरद पवार की विरासत अगर हम देखें तो काफी मिली जुली सी लगती है। एक तरफ दूरदर्शी नेता, सत्ता के कुशल रणनीतिकार, और दूसरी तरफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अवसरवाद, इन सब के आरोप भी। हाँ बिल्कुल, उनकी विरासत विरोधाभासी है, लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति में अगर रणनीति, धैर्य और मौके पर सही चाल चलने की कला को समझना हो तो उनका जीवन एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। हाँ, उनकी कहानी ये जरूर दिखाती है कि राजनीति सिर्फ आदर्शों का खेल नहीं है। इसमें दांव-पेच, समझदारी और समय की नब्ज पकड़ना भी उतना ही, शायद उससे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात है कि क्या पवार जैसे नेताओं की ये जो रणनीति केंद्रित राजनीति है, जो समीकरण साधने और मौके पहचानने पर टिकी है, क्या ये आज के बदलते भारत में भी उतनी ही प्रासंगिक है, या अब राजनीति के नए नियम, नई अपेक्षाएं आकार ले रही हैं? इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है।